हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है। सीएमए फाउंडेशन के लिए आज हमारा थर्ड क्लास है रिलेटेड टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने पेपर 1 सेक्शन बी मैनेजमेंट पे डिटेल डिस्कशन सेशंस अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं और जैसे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा हम चैप्टर के एंड के एमसीक्यूज एंड अदर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हम स्टडी मैट से ही पढ़ा रहे हैं तो कहीं कोई नोट्स बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ स्टडी मैट से ही पूछता है और स्टडी मैट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट जून 2022 एंड ऑनवर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर सीएमए फाउंडेशन, उनके लिए ये क्लासेस सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई क्लास नहीं कवर करनी पड़ेगी, पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, फिर भले वो कॉन्सेप्ट्स पे हो, एमसीक्यूज़ पे हो या अदर क्वेश्चंस पे हो। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंट का जो प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम सबको पता है कि ये बताता है कि एक बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हुए जिनको आपको अपने बिजनेस करने के लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। वैसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि टाइम के साथ डेवलप किए गए हैं और ये किनके थ्रू डेवलपमेंट हुई है? मैनेजर्स के थ्रू। मैनेजर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ओवर द ईयर्स ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स बनाए हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो कि हर एक मैनेजर को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, किसी भी सिचुएशन को डील करने में, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकें, मैनेज कर सकें। क्लियर? यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच कैन बी यूज्ड बाय मैनेजर्स एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। Over the years, management thinkers have developed different theories and principles from their experiments and experiences. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ोगे आगे, ये कहीं थ्योरी में पहले से एग्जिस्ट नहीं करा था। ये ओवर द ईयर्स मैनेजर्स ने काम करते करते अपने एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए हैं और हर एक सिचुएशन में आप देखोगे ना तो ये अप्लाई होगा। अब इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, जो कि हमने पहले भी बताया था कि आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करोगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा जो थ्योरी में लिखा हुआ होगा। आगे लिखा है इन रीसेंट टाइम्स मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ मोर साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हैविंग सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। अब रीसेंट टाइम में बात करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले बने हुए थे उनमें थोड़ा हमने साइंटिफिक एप्लीकेशन किया, साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी उसको बनाया। मतलब जहाँ पे हर चीज़, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है कि हर चीज़ आपने डिसाइड कर लिया और आप उसी को फॉलो करते हो, बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है नहीं, आपको हर चीज़ के लिए साइंस अप्लाई करना होगा। और साइंस अप्लाई करना मतलब सिंपली क्या हो गया कि आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कोई रूल बनाओगे। The following is a breakdown of the evolution of management thought during its developmental period. First कि early management approaches क्या था? Scientific management था, administrative management theory, human relations movement. But अगर modern management की बात करें तो इसमें scientific management है, administrative और management science approach, the system approach and the contingency approach। कि हर चीज़ को हमने किससे कनेक्ट किया है? साइंस से कनेक्ट किया है। और साइंस से कनेक्ट करने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि जो भी प्रिंसिपल्स बने उसमें कहीं ना कहीं आपका ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, सो दैट वो जब भी आप अप्लाई करो, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करो, किसी भी प्लेस पे अप्लाई करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्लियर? अब सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। F.W. Taylor has been accepted as a father of scientific management, who for the first time proved through experiments that scientific methodology can be applied to the field of management. ये सबसे पहले थे जिन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के फील्ड में भी हम साइंस अप्लाई कर सकते हैं। A scientific process consists of observation, analysis, experimentation and journalization. Taylor wanted to introduce these elements into management also to establish a causal relationship between efforts and results.
F.W. टेलर क्या चाहते थे कि सिंपली ये जो एलिमेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जर्नलाइजेशन, इसको हम मैनेजमेंट फील्ड में अप्लाई कर दें सो दैट एक कैजुअल रिलेशनशिप सेट हो पाए बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि हर एक सिचुएशन में अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो तो उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, अदर प्लेस पे आ रहा है, अदर टाइम पे आ रहा है। क्लियर? अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब सिंपली यही होता है, जैसा हमने बताया भी था मैनेजमेंट एज अ साइंस के टाइम में, कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हर बार सेम रिजल्ट आएगा और रिजल्ट की बेसिस पे ही हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वहाँ अप्लाई होगा। To be precise, scientific management is not any system to increase production or to pay wages or to figure neither cost, nor it is merely a time study or motion study, but it is a mental revolution both for the employer and the employees. तो अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे में हम बोले तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इससे लोगों को लगेगा हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है इसकी वजह से बढ़ जाए, हो सकता है कि हमें कम वेजेस का पेमेंट करना पड़े, हो सकता है कि हमारी कॉस्ट कम लगे। नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ हम नहीं कह रहे हैं। इससे बढ़ करके हम कह रहे हैं कि ये एक मेंटल रिवोल्यूशन है जो कि एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय के सोचने के तरीके को ही बदल दिया। क्योंकि एम्प्लॉय क्या सोचते थे कि हाँ हमने एक पैटर्न सेट किया, उसी पैटर्न पे चीज़ें चली, बट जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो उसका बेसिक यही था कि वो एम्प्लॉय के सोचने का तरीका चेंज करें, उनके सोचने के तरीके को इस तरीके से कन्वर्ट करें कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करें, वो उनके ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होने चाहिए। ओवरऑल ये सारे मेंशन किए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ थंब टू बी रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ साइंस टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले F.W. टेलर ने बोला कि जो फैक्ट्री में एक फिक्स पैटर्न चलती है चीज़ों की, कि एम्प्लॉयर ने सेट कर दिया कि हाँ ये एक पर्टिकुलर वर्क ऐसे ही होगा और सब लोग उसको वैसे ही फॉलो कर रहा है, तो उसको चेंज करके रूल ऑफ साइंस अप्लाई करो। रूल ऑफ साइंस मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में साइंस का एप्लीकेशन करो। उनका कहना सिंपली ये था बाय रूल ऑफ साइंस की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम फैक्ट्री में करते हैं, जैसे जब रॉ मटेरियल आता है ट्रक पे, हम उसकी अनलोडिंग करते हैं, तो ये रूल ऑफ थंब है कि हाँ ठीक है, हमने क्या किया कि 4 लोगों को बता दिया कि वो किस किस तरीके से जा करके अनलोडिंग कराएंगे रॉ मटेरियल की, और यही फैक्ट्री में फॉलो भी होता है। तो F.W. टेलर का कहना था कि नहीं, आप इसको चेंज करो, यहाँ पे भी रूल ऑफ साइंस अप्लाई करो, यहाँ पे भी ये देखो कि कौन कौन सा मेथड हो सकता है अनलोडिंग का जिससे हमारा टाइम बच सके, जिससे हमारी मेहनत बच सके, एफर्ट बच सके, तो यहाँ पे भी आप रूल ऑफ साइंस अप्लाई करो। क्लियर? तो ओवरऑल F.W. टेलर का सिंपली इतना कहना था कि हर एक प्रोसेस में, हर एक काम में, जो भी काम फैक्ट्री लेवल पे हो रहा है, हर एक वर्क में आप रूल ऑफ साइंस अप्लाई कर सकते हो। और रूल ऑफ साइंस मतलब सिंपली हमने कहा कि वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज देयर शुड बी परफेक्ट हार्मनी अमंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड नॉट डिस्कॉर्ड। इनका सेकंड जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो सिंपली इसमें बोला कि जो फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होता है उसमें ये जो 2 लोग हैं, एक मैनेजर है और एक वर्कर है। मैनेजर का यही मोटिव होता है कि बस किसी तरीके से हम वर्कर से काम करा लें, दैट इज़ टू गेट वर्क डन। बट F.W. टेलर का कहना था कि इनके बीच में भी एक परफेक्ट हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैनेजर और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड होगा तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री लेवल पे, तो इन दोनों के बीच में एक हार्मनी और फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए सो दैट आप प्रॉपर प्रोडक्शन कर पाओ। तो टेलर का सिंपली यही चीज़ था कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट वर्कर के बीच में, मैनेजर के बीच में या ओनर के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो इन तीनों को ही कहीं ना कहीं इसका लॉस झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट है तो वर्कर क्या करेंगे? स्ट्राइक पे चले जाएंगे, काम प्रॉपर नहीं करेंगे, एफिशिएंटली नहीं करेंगे, इफेक्टिवली नहीं करेंगे। तो ये नहीं, इनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना ज़रूरी है। और ये कैसे हो सकता है? जो मैनेजर है वो अपने वर्कर को टाइमली अप्रिशिएट करे उनके काम के लिए, उनको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है उसमें शेयर दिलाएं। तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर है वो अपना बेस्ट सर्व कर पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेगा या वो कोशिश करेगा कि कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्म करे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी किया जाएगा एंड मॉनेटरी टर्म्स में भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। Next is an atmosphere of perfect cooperation among different workers has to be created for mutual interest, sublimating personal interest. देखा जाए तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सपेंशन है। इसमें क्या बोला गया है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हर
वर्कर अगर इंडिविजुअली सोचेगा सिर्फ अपना, तब तो ऑर्गेनाइजेशन कभी रन नहीं कर सकता। बट वो सारे वर्कर को एक टीम की तरह लेके चलें कि चलो अगर किसी और वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि उस दिन वो किसी रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पाए, एब्सेंट हो गए, तो बाकी वर्कर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो टीम के बारे में सोचे और जो भी वर्कर एब्सेंट है उसका काम भी, उसका वर्क भी परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि अगर टीम वर्क होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी तो हर एम्प्लॉय का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कि जो प्रोडक्शन है कोशिश करें कि वो मैक्सिमम लेवल पे आए। मतलब अगर हर कोई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है तो नो डाउट जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो पाएगी। नेक्स्ट, देयर शुड बी इंकरेजमेंट टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक साइंटिफिक मैनेजमेंट बता रहा है कि जो पर्सन, जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना बेस्ट सर्व करे ऑर्गेनाइजेशन को, वो एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव भी हो। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उनके हर एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट सर्व करे, तो उनको टाइमली ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनका प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, और जो वर्क भी उनको असाइन किया जाएगा वो इस तरीके से असाइन किया जाए कि वो पर्टिकुलर लेबर उसको परफॉर्म करने में, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने में केपेबल हो, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इंटेलेक्चुअली भी। क्लियर? नेक्स्ट ये बोला है प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, तो ये तो इसी का पार्ट है। एंड लास्ट वन इज इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये बेसिकली पार्ट किसका है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का। ये सी का पार्ट है। इसमें यही चीज़ बोला गया है कि जब भी आप काम का डिवीजन करो तो काम का डिवीजन इस तरीके से होना चाहिए ना कि हर किसी को इक्वल वर्क मिले। ये नहीं कि किसी एक एम्प्लॉय पे आप ज़्यादा वर्कलोड दे दो और दूसरे एम्प्लॉय पे कम वर्कलोड दो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो नो डाउट सारे एम्प्लॉयज़ में ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। क्लियर? तो ये जो इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क है ये सी का पार्ट है, और सी बेसिकली क्या बताता है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ओवरऑल यहाँ जो इनका 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसी को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। यहाँ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे डिस्कशन नहीं किया गया है, पर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उस पर थोड़ा बहुत ओवरऑल डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये क्रिटिसिज्म यहाँ डिस्कस किया गया है। अब देखो, सबसे पहला जो टेक्निक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब हम सबको पता है कि फैक्ट्री लेवल पे जो फोरमैन होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं वो एक ही होता है, और वो सारे एम्प्लॉयज़ को देखता है, उनसे काम कराता है। अब टेलर का ये कहना था कि जो सक्सेसफुल फोरमैन की क्वालिटी होती है, उन्होंने जब उसका कैलकुलेशन किया तो उनको समझ में आया कि एक पर्सन में सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि आप अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फोरमैन अपॉइंट करो। तो अब जब अलग अलग फोरमैन फैक्ट्री लेवल पे अपॉइंट होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अगर एक फोरमैन है, एक सुपरवाइजर है, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को देखेगा, सारे वर्कर्स को पता होगा कि ठीक है किसको रिपोर्ट करना है, किसको बताना है कि उन्होंने क्या काम किया है। बट अगर आप अलग अलग फोरमैन दैट इज सुपरवाइजर अपॉइंट करोगे उनके रोल के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ये पहला था टेक्निक्स में। दूसरा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में। अब देखो, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो सिंपली ये रेफर करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहां हम ये कहते हैं, जहां टेलर का कहना था कि हर एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना होगा। अब वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, हर एक बिजनेस एक्टिविटी में आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा और उस स्टैंडर्ड के बिलो काम नहीं करना होगा। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में तो सिंपली ये चीज़ है कि जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको सिंप्लीफाइड वे में किया जाए। बहुत सारी जो वेराइटीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, साइजेस हैं, उनको एलिमिनेट करके वर्क को सिंप्लीफाइड वे में करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कम से कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा मेथड स्टडी, और मेथड स्टडी में सिर्फ इतनी सी चीज़ कह रहा था कि हर एक काम करने का, हर एक जॉब करने का एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, एक बेस्ट वे होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप ये जॉब परफॉर्म कर सको। मोशन स्टडी नेक्स्ट था। मोशन स्टडी में ये कह रहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मूवमेंट्स होती है
जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, कहीं उठना, कहीं बैठना, उसके लिए भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट था टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ये कह रहा था कि आप जो भी प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए आप एक टाइम डिसाइड करो। जैसे अगर मान लो एक पीस बनाना है तो उसके लिए आप एक टाइम डिसाइड करो कि इसको हम 1 आवर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम क्या, कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम सेट करने की बात हो रही है, और ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ साइंस, मतलब ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंसेस जो आपने किए हैं, जो आपका एक्सपीरियंसेस रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। एंड लास्ट हमारी स्टडी थी फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी में ये होता है कि भाई देखो, लगातार काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप इनएक्टिव हो जाओगे, आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा। तो इनका कहना था कि आपको एक प्रॉपर टाइम, जो ब्रेक का टाइम होता है, इंटरवल जिसको हम कहते हैं, वो भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन लगातार काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो इनफेक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब 4 घंटे काम करने के बाद वो उतना इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, जितना वो उतना बेस्ट नहीं सर्व कर पाएगा जितना वो स्टार्टिंग में सर्व कर रहा था। तो ये ओवरऑल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थी। क्लास था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें ये बोला गया था कि जो एम्प्लॉय या जो लेबर जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसको उतना ज़्यादा हम पेमेंट करेंगे। क्लियर? क्योंकि अब अगर मान लो आप कह रहे हो कि 1 घंटे का हम सबको 10 रुपये पे करेंगे, तो ठीक है, आप भी 1 घंटे काम करो, हम भी 1 घंटे काम कर रहे हैं, बट आपने 1 घंटे में 10 पीस बनाया, हमने 1 घंटे में 20 पीस बनाया, तो नो डाउट जो 20 पीस बना रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप उसको ज़्यादा पे करोगे। क्लियर? ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और ये सारा टेक्निक्स था ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया है। बट उसी के बेसिस पे यहाँ देखो क्रिटिसिज्म दिया है कि टेलर वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला तो ये है कि डील्स विद फैक्ट्री मैनेजमेंट ओनली, जहाँ हम देख रहे हैं हम सिर्फ फैक्ट्री की बात करें, इन्होंने कहीं ऑफिसर्स की या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की। इन्होंने जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए वो किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या किया, क्योंकि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी काम करने के पहले आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने सिंपली ये बोला कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको काम करना है। तो काम करने के पहले आपको कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो स्टैंडर्ड है आप उसको एज इट इज़ फॉलो करोगे। तो ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है लोगों के अकॉर्डिंग। इट लीज टू मच एम्फेसिस ऑन इंजीनियरिंग साइड, इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन प्रोडक्शन। अब क्योंकि देखो, सिंपली जब आप एक टाइम सेट कर दे रहे हो, जब आप कह रहे हो कि 1 आवर में 10 पीसेस बन रहा है, ये स्टैंडर्ड है, तो हर पर्सन तो अलग अलग है ना। आप एक पर्सन को, एक मैन को किसकी तरह ट्रीट करने की कोशिश करो? मशीन की तरह। क्योंकि देखो हर आदमी अलग होता है। कोई जन है कि ए अगर 1 आवर में 10 पीस बना रहा है तो बी भी उतना ही प्रोडक्टिव हो। क्लियर? एंड यहाँ पे क्योंकि हम बात करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स की, यहाँ मशीन नहीं लगा रहे हैं कि पहली मशीन अगर 10 पीस बना रही है तो दूसरी मशीन भी 10 पीस बनाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो क्लियर है, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो। इसमें आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए आप कई सारे फोरमैन रखोगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिटीज़। तो क्वालिटी के बेसिस पे अगर आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होगा। नेक्स्ट, ही कंसिडर्ड ह्यूमन एलिमेंट्स एज कॉक्स ऑफ अ मशीन। ये हमने पहले बताया कि उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट्स या ह्यूमन एफर्ट्स को कनेक्ट कर दिया है मशीन से। और नो डाउट जहाँ लोग होते हैं ना, जहाँ मतलब फैक्ट्री में तो लेबर ही काम करते हैं, तो हर एक लेबर उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना पहला है, दूसरा है। क्लियर? अब मशीन है तो मशीन से हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक फिक्स पैटर्न पे होगी। अगर पहली मशीन 1 आवर में हमें 10 पीस बना करके दे रही है तो दूसरी मशीन भी उतनी ही बना के देगी। बट क्या ह्यूमन एफर्ट्स भी सेम पैटर्न पे काम कर सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट इज इट क्रिएटेड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। क्योंकि यहाँ देखो बोला गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो भी आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने लेबर से, अपने वर्कर्स से डिस्ट्रीब्यूट करो, शेयर करो, सो दैट वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें, सो दैट वो अपना बेस्ट सर्व कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हम तो उनको ऑलरेडी सैलरी दे ही रहे हैं, उसके एडिशन में बोनस देंगे, परक्यूसिट देंगे। बट अगर आप बोलोगे कि प्रॉफिट में हर बार हम उनसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के लिए अनफेयर है। नेक्स्ट इज इट इज़ डाउटफुल वेदर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी रियली मेजर्ड। ये सबसे डाउटफुल है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाना कि काम इतने ही देर में होगा, ये कहीं ना कहीं डाउटफुल होता है। नेक्स्ट,
इट इज़ एंटी सोशल बिकॉज इट इज़ एम्ड एट एफिशिएंट वर्कर्स ओनली। इनका फोकस सिर्फ इस पे ही है कि बेस्ट वर्कर अपॉइंट करो और एफिशिएंट वर्कर अपॉइंट करो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के तो अगेंस्ट है। It is not possible to find out one best way to do a job. What is true for one may not be true for another. Again वही पॉइंट बोला है, एक बेस्ट तरीका ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीन नहीं काम कर रही है, यहाँ आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। लास्ट वन इज इट इज़ नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये सारे क्रिटिसिजम्स थे। अब अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो क्रिटिसिज्म के आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, एंड अगर एमसीक्यूज पूछता है तो एक बार रीड करने के बाद कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आपके दिमाग में रहेंगे अगर आपने अच्छे से क्लास कवर की है तो सीएमए फाउंडेशन लेवल पे हमें इतना ही पढ़ना था। बाकी डिटेल में ये टॉपिक क्लास 12 में सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ सीएमए फाउंडेशन की बुक में जितना कवर किया है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना ही रेलेवेंट है। तो पिछला पुराना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसी को 2-3 बार रीड करो, जो हमने समझाया है उसको रिवाइज़ करो, बहुत ही ईजिली ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, साइंटिफिक मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में मैक्स वेबर की। कहीं पे भी आपको कुछ भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक आप अच्छे से समझ लो सो दैट आप एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर पाओ, और अगर एमसीक्यूज़ आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हमने टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ हम बेसिकली अनाउंसमेंट करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, जो सीएमए फाउंडेशन के लिए हम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।